एक मायूसी सी जो है वो कार्यकर्ताओं के चेहरों पे भी दिखने लगी है। मनीष ठाकुर जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आप में चले गए तो नुकसान तो होता होगा कहीं ना कहीं। इसीलिए नुकसान अगर छोटा सा भी कार्य करता जाता है तो उसका भी थोड़ा दुख भी होता है। ये ठीक है कि कांग्रेस में टिकट के लेकर ज्यादा जो है वो लोग दावेदारी करते हैं। अगर चुनाव के 5 महीने पहले उनको जनता को राहत देने की याद आई, 4.5 साल क्यों रुकते रहे? राष्ट्रीय जगत प्रकाश नड्डा का जिला भी ये है और शायद विधानसभा क्षेत्र भी लगता है, तो डर नहीं लगता था? डरने की क्या बात है? डरने की बात तब होती है जब उन्होंने कुछ किया होता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे, वो बीमारियों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। प्रेम कुमार धूमल जी बहुत सुलझे हुए थे और मैं ऐसा समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश में नजदीक आ रहे हैं, नेताओं की धुकधुकी बढ़ गई है। वहीं इस बार कांग्रेस और भाजपा को राजनीतिक चुनौती देने हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी दस्तक दे चुकी है। आम आदमी पार्टी ने दोनों राजनीतिक दलों की नाक में दम कर रखा है। हिमाचल में भाजपा तो मिशन रिपीट में जुटी है। मुख्यमंत्री मिशन रिपीट की राह पर निकल चुके हैं। काफी सक्रिय भी भाजपा हिमाचल प्रदेश में नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस चिंतन और मंथन में ही व्यस्त है। इस बीच कांग्रेस पार्टी 4 सीट कमेटी के अध्यक्ष राजेश धर्माणी हिमाचल प्रदेश की राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का नाता हमीरपुर लोकसभा से है। ऐसे में जीत को लेकर राजेश धर्माणी कितने आश्वस्त हैं और क्या कहते हैं, वे जेपी नड्डा की बिलासपुर जिला में उपस्थिति से कितना डरते हैं, ये सभी सवाल हैं जिनके जवाब एएनवी न्यूज को राजेश धर्माणी ने दिए। इन सभी सवालों को लेकर हमारे हिमाचल प्रदेश ब्यूरो प्रमुख नवनीत बत्ता ने राजेश धर्माणी से खास बातचीत की। जाने उन्होंने हिमाचल की राजनीति को लेकर क्या कुछ कहा। तो एएनवी न्यूज पहाड़ी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो चुनावी माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है और इस माहौल में अगर हम भाजपा की बात करें तो जगत प्रकाश नड्डा का रैली रोड शो कांगड़ा जिला में है, उसके साथ अरविंद केजरीवाल का भी रोड शो एक वहाँ पर है, जनसभा को वो शाहपुर में संबोधित करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से शांत दिखाई दे रही है। शांत कहें या ये कहें कि किसी बड़ी घोषणा के इंतजार में बैठे हैं सभी लीडर, इसलिए कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में इन सभी सवालों को लेकर भी हम आपके बीच में आए और इनका जवाब लेंगे। आज हम 4 सीट कमेटी जो कांग्रेस पार्टी ने बनाई है उसके अध्यक्ष हैं राजेश धर्माणी जी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के भी सचिव हैं वो, तो उनसे ये सभी सवाल पूछेंगे और पूछेंगे कि कांग्रेस का क्या एजेंडा है। धर्माणी जी नमस्कार। नमस्कार। एएनवी न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक माहौल इन दिनों है उस माहौल में कांग्रेस पार्टी की चर्चा कम हो रही है और आम आदमी पार्टी और भाजपा की चर्चा अधिक हो रही है, तो इसका क्या कारण है? क्यों कांग्रेस के सभी नेता जो है वो शांत बैठे हैं? कांग्रेस के कोई नेता शांत नहीं है, अपने अपने क्षेत्र में सब जगह जो है अपने एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं। जहाँ तक मीडिया में चर्चा की बात है, ये सब मैनेजमेंट का खेल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आज जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ पर विकास के ऊपर कम ध्यान है और विज्ञापनों के ऊपर ज़्यादा ध्यान है। तो ये प्रचार पे ही फोकस जो है इनका मेन एजेंडा है। तो प्रचार अगर मुख्य उद्देश्य होगा तो स्वाभाविक है कि जो पैसा हमारे वेलफेयर पे लगना चाहिए, कोई अच्छा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में लगना चाहिए, उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं से काट के जो है प्रचार पे खर्चा किया जा रहा है। लेकिन सर, अब कांग्रेस पार्टी ने भी तो चुनाव में जाना है। जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में जाना है और आम आदमी पार्टी नई पार्टी हिमाचल प्रदेश में, काफ़ी लोग उस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि उनका स्टार्टअप है, ये नहीं कह सकते कि कोई वो सरकार ही बना लेंगे हिमाचल में, लेकिन तब भी कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो सिर्फ नेता लोग जो हैं वो दिल्ली में ही कंफ्यूज हैं।
कि चिट्ठी कब निकलेगी, घोषणा किसकी होगी, कौन हटेगा, कौन बनेगा। तो आपको नहीं लगता, आप भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, ये जो रणनीति कांग्रेस की पिछले 1 साल से चल रही है, तो कहीं न कहीं बड़ा नुकसान इसका होता तो होगा किसी न किसी लेवल पर? नहीं, आपकी बात ठीक है, हर चीज़ को का समय है और समय रहते जो है वो फैसला हाईकमान करेगी। मैं ऐसा समझता हूँ कि जहाँ आप आदमी पार्टी की आपने बात कही है, हिमाचल में इनका स्कोर 0 रहेगा। ये 1 नंबर भी हासिल नहीं कर पाएंगे, नहीं सीट भी सर, हासिल नहीं आम कर आदमी पाएंगे। पार्टी की बात नहीं, अब बात कर रहे हैं कि कांग्रेस बुरी तरह हारी है, पंजाब में सफाई हो गई है, हिमाचल पे थोड़ी बहुत आस जरूर टिकी थी जब तक आम आदमी पार्टी हिमाचल में नहीं आई थी। तो लेकिन उसके बाद भाजपा ने जब उपचुनाव हारा तो नई रणनीति लेकर आई भाजपा। लेकिन कांग्रेस जो है वो उसी में रह गई कि हम जीत गए, अब हम आगे भी जीत जाएंगे। पर आम आदमी पार्टी आने के बाद एक सिनेरियो हिमाचल में बदला तो है, ये तो आप मानते हैं। कोई सिनेरियो नहीं बदला, अभी भी सिनेरियो वही है। भाजपा की जो असफलताएं हैं उनको कांग्रेस पार्टी ने लगातार उजागर किया है और बहुत जल्दी हमारी जो मैनिफेस्टो कमेटी है उसकी गठन कर दी जाएगी, कैंपेन कमेटी का गठन होगा और हमारा फिर विधिवत तौर पे जो है वो काम इन 2 विषयों पर जो है वो शुरू हो जाएगा। सर, चार्जशीट कमेटी आपके पास है, कहाँ तक पहुंची वो चार्जशीट, क्योंकि 4 महीने तो चुनावों को बचे हैं। चार्जशीट कमेटी में हमारे 2 माननीय विधायक हैं, लखनपाल जी और आशीष पटेल जी, और विनोद सुल्तानपुरी जी और बुद्ध सिंह ठाकुर जी भी उसके सदस्य हैं। हमने बीच बीच में चर्चा की है और काफ़ी मटेरियल हमारे पास है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आरोप इनके ऊपर लगाएं वो तथ्यों के ऊपर आधारित हो। तो तथ्य इकट्ठे करने में तो समय लगता है। तो सर ऐसा तो नहीं कि चुनाव ही निकल जाएगा तब नहीं, चुनाव से पहले करेंगे, क्योंकि कांग्रेस की जो भी स्थितियां हैं उसमें एक मायूसी सी जो है वो कार्यकर्ताओं के चेहरों पर भी दिखने लगी है। मनीष ठाकुर जो है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आप में चले गए, तो नुकसान तो होता होगा कहीं ना कहीं। नेचुरली नुकसान अगर छोटा सा भी कार्य करता जाता तो उसका भी थोड़ा दुख भी होता है, लेकिन अब अपनी अपनी महत्वाकांक्षा को जो आदमी प्राथमिकता देगा संगठन की बजाय, तो स्वाभाविक है कि उसको उसकी महत्वाकांक्षा उसमें लगता है कि इसमें इसकी पूर्ति होगी, उस चक्कर में कुछ लोग चले जाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी या किसी और पार्टी की भी मजबूरी है कि जितना टिकट चाहने वाले लोग हैं उन सबको अकोमोडेट नहीं कर सकते, सबको टिकट नहीं दे सकते। हालांकि अलग अलग जिम्मेवारी उनको दी जा सकती है, लेकिन अगर एक विधानसभा से तो एक आदमी को टिकट मिलेगा, 68 के 68 विधानसभा में सिर्फ 68 ही अब टिकट दे सकते हैं और अन्य पार्टियां भी उतना ही दे सकती है। लेकिन ये ठीक है कि कांग्रेस में टिकट के लेकर ज़्यादा जो है वो लोग दावेदारी करते हैं और इस बात का भी संकेत है, क्योंकि जब पार्टी सत्ता में आनी होती है तो दावेदारी लोगों की बढ़ जाती है। लेकिन इसको मैनेज करेंगे और आने वाले समय में हम निश्चित तौर पे जो है हिमाचल में सरकार बनाएंगे और इस बात का भी संकेत है, क्योंकि जब पार्टी सत्ता में आनी होती है तो दावेदारी लोगों की बढ़ जाती है। लेकिन इसको मैनेज करेंगे और आने वाले समय में हम निश्चित तौर पे जो है हिमाचल में सरकार बनाएंगे। लेकिन सर, जिस तरह से डैमेज कंट्रोल बीजेपी इस समय प्रदेश में कर रही है, आम आदमी पार्टी में भाजपा का कार्यकर्ता ना जाए उसके लिए काम कर रही है बड़े स्तर पर, और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आपने खुद देखा कि काफ़ी सक्रिय इस विषय को लेकर है। जैसा अभी हिमाचल दिवस पर भी बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं उन्होंने कर दी हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई आवाज़ उठ के नहीं आती है ना। चाहे आप किसी भी लीडर की बात कर लो, कोई भी लीडर जो है वो आज के दौर में अपने युवाओं का कोई आह्वान नहीं कर रहा है मैदान में। आप भी एक युवा चेहरे हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी कोई स्टेट लेवल का, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव भी हैं आप, स्टेट लेवल का कोई बड़ा कार्यक्रम या युवाओं को जोड़ने का कोई कार्यक्रम ऐसा कुछ दिखा तो नहीं। नहीं, इसमें दत्ता जी एक जो काम करने का तरीका है, इंडिविजुअल तौर पे ना मैं कोई अपने लेवल पे प्रोग्राम कर सकता हूँ, ना हमें करना चाहिए। और इंडिविजुअल लेवल पे हर नेता अगर अपने इस तरह के प्रदेश स्तर के कार्यक्रम करना शुरू कर देंगे तो फिर वो उसको अलग एंगल से जो है वो देखा जाएगा। लेकिन पार्टी निश्चित तौर पे जो है जब भी दिक्कत कोई आती है, कोई मुद्दा सामने मिलता है तो उसको बड़े जोर शोर से उठाती है। विधानसभा में बड़े अच्छे मुद्दे हमारे माननीय विधायकों ने उठाए और पार्टी की तरफ से भी जब भी कोई कॉल आती है तो पूरे प्रदेश के अंदर हर जगह जो है वो कार्यक्रम होते हैं।
और जहाँ तक बात भारतीय जनता पार्टी की घोषणाओं की है, कि घोषणाएं जो है जब इनको लग रहा है कि सरकार हमारे हाथ से निकल रही है तो उसी की छठा को दिखाता है, लेकिन अब कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि लोगों ने मूड बनाया है और इनको सत्ता से बाहर निकालेंगे। हिमाचल सरकार जो है परफॉर्मेंस की दृष्टि से पूरी तरह से जो है असफल साबित हुई है। भारतीय जनता पार्टी की चाहे दिल्ली में सरकार है चाहे हिमाचल सरकार है, जितने भी वायदे इन्होंने किए एक भी वायदा ये पूरा नहीं कर पाए। चाहे महंगाई की कम करने की बात है, बेरोजगारी को कम करने की बात है, भ्रष्टाचार की बात है, हर मुद्दे पर जो है असफल जो है ये रही है। लेकिन सर चलो बेरोजगारी की बात है, वो तो सब्जी के बिलों में राहत मिली है, बसों के सफर में राहत मिली है, पानी के बिल में राहत मिली है, तो कहीं ना कहीं चुनावों में रिफ्लेक्शन तो आएगी ना इनकी, क्योंकि और दूसरी बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी इतनी तरजीह देने लगी है कि मुख्यमंत्री ने एक तरह से उनके एजेंडे छीन लिए। कांग्रेस पार्टी का एजेंडा था ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, सीमेंट के दाम कम करना, उनके ऊपर इन्होंने कोई काम नहीं किया। इसका मतलब वो आम आदमी पार्टी को ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं और कांग्रेस को नहीं। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बता सकते हैं, लेकिन कुल मिला के हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, बाकी सरकार में बैठे लोगों से भी, अगर चुनाव के 5 महीने पहले उनको जनता को राहत देने की याद आई तो 4.5 साल क्यों लूटते रहे? बसों के किराए 2 बार इन्होंने बढ़ाए, कुल 56.5% जो है वो वृद्धि बस के किराए में हुई है। और उसी तरह से जो आपका बिजली का किराया है वो आपने बढ़ाए हैं, और कोरोना लॉकडाउन के टाइम बढ़े, तब इनको राहत देने की बात क्यों नहीं नजर आई? यहाँ कोरोना महामारी के समय में बड़े ऊंचे ऊंचे दामों के ऊपर है ना, मास्क और सैनिटाइजर दूसरे सामान जो है सरकार ने भी खरीदे और लोगों को भी जो है वो 3 गुना 4 गुना प्राइस पे जो है वो सामान खरीदना पड़ा। तब राहत देने की बात क्यों नहीं आई? जब सेकंड वेव थी, फर्स्ट में तो चलो सरकार की तैयारी नहीं थी, लेकिन उसके जो सेकंड वेव आई 1 साल बाद आई, तब तो तैयारी होनी चाहिए थी। लेकिन हालात ये रही कि जो वेंटिलेटर खरीदे गए पीएम केयर फंड के अंदर वो भी इंस्टॉल नहीं हुए, जहाँ इंस्टॉल किए वो फंक्शनल नहीं हुए। हमारे यहाँ बिलासपुर में एम्स के लगभग 80 डॉक्टर फ्री बैठे रहे, आप उनकी सेवाएं नहीं ले सके। तो इतनी मिसमैनेजमेंट रही है जिसकी वजह से जो सैकड़ों जाने लोगों की गई है वो बच सकती थी। ये तब राहत देने की सही माने में जरूरत थी। आज हम इनसे पूछते हैं कि जो लोग सीधे तौर पे प्रभावित हुए, जिनका रोजगार छिन गया कोरोना की वजह से, चाहे वो कोई काम धंधा करने वाला व्यक्ति था, छोटा दुकानदार था, प्राइवेट स्कूल और उसमें दूसरे इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले लोग थे, उनको क्या राहत दी? टैक्सी ड्राइवर को क्या राहत दी? बस ड्राइवर को क्या राहत दी? ट्रक खड़े थे उनके ड्राइवर कंडक्टर थे, उनको क्या राहत दी? जिनकी रोजी रोटी ही महज महीने का 5-10 हज़ार रुपये कमाने से उनका परिवार चलता है, लेकिन उनको कोई राहत सरकार की तरफ से नहीं दी गई। पूंजीपतियों का ध्यान रखा गया, लेकिन आम जनता का कोई ध्यान नहीं रखा गया। बाकी जहाँ तक आम आदमी पार्टी की जिक्र मीडिया में रहता है, ये मीडिया तक सीमित है, धरातल पे कोई बात बनने वाली नहीं है। आपके सामने होगा, इनका 0 स्कोर रहेगा। सर एक सवाल आपसे जुड़ा हुआ है कि घुमारवीं विधानसभा आपकी है, राष्ट्रीय जगत प्रकाश नड्डा का जिला भी ये है और शायद विधानसभा क्षेत्र भी पड़ता है, तो डर नहीं लगता थोड़ा सा? डरने की क्या बात है? तब भी नड्डा जी का जो वैसे वोटर तो झंडूता के हैं टेक्निकली, लेकिन उन्होंने राजनीति जो है वो घुमारवीं और बिल्कुल साथ में जो उनका इलाका है, क्योंकि उनके घर का जो गेट है वो घुमारवीं में है। अच्छा। और घर जो है वो झंडूता में पड़ता है। तो यहाँ पर उन्होंने राजनीति की, उसका कुछ एरिया जो है डिलिमिटेशन में घुमारवीं में मिला है उनके घर के आसपास का। लेकिन डरने की बात तब होती जब उन्होंने कुछ किया होता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे, वो घुमारवीं के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। पहले हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रहे, तब कुछ नहीं किया। वन मंत्री रहे, घुमारवीं की कोई एक पंचायत जो थी उस किसी प्रोजेक्ट में नहीं डाल पाए। यहाँ पे कोई एक निशानी उनके मंत्री तौर पे के कार्यकाल के समय नहीं है। तो राजनीतिक तौर पे डर क्यों लगेगा हमें? ठीक है कि तो बोलते हैं, कहावत है कि ऊंचा हुआ तो क्या हुआ, ऊंचा पेड़ खजूर, पंथी को राज नहीं,
फल लगे आदि तो किसी को कोई ज़्यादा उम्मीद उनसे नहीं। हाँ, एक ठीक है कि उन्होंने अपने एक चेले को जो जूनियर मोस्ट था सरकार के अंदर, उनको जो है वो मंत्री जरूर बना दिया, बिल्कुल। है ना। और उस मंत्री ने जो है वो सारे भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जी। ये जरूर उपलब्धि रही। और मंत्री जी के जो चेले हैं आगे, उनके भी अब आने वाले समय में उनके भ्रष्टाचार के जो किस्से हैं उनको उजागर करेंगे। जी। नड्डा जी के प्रभाव का गलत इस्तेमाल हो रहा है। हमारी नड्डा जी से कोई सीधे तौर पे लड़ाई नहीं है, राजनीतिक लड़ाई है, लेकिन जो उनके यहाँ पे चेले जिस तरह से काम कर रहे हैं, है ना, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जिस उम्मीद से उनको आगे लाने की कोशिश की होगी, आज वो उनके जो विरोधी हैं उनके साथ मिलकर जो है वो लूटपाट मचाने का काम कर रहे हैं। कोई सर बड़ा मामला भ्रष्टाचार का भी था? बहुत सारे मामले हैं, जैसे مثلا कोई एक में से चाहे अब इसमें सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन में खरीद का मामला है। हमारे यहाँ पे यहाँ तक कि इन्होंने रोगी कल्याण समिति के पैसे को लूटने का काम किया, है ना। हमारे यहाँ पे IPH और PW में जाली टेंडर लगे हैं, तो काम धरातल पे हुए नहीं है। ऐसे लाखों करोड़ों रुपए की जो पेमेंट्स हुई है, और ऐसे जो खरीदे हुई है वो जो इनके आसपास के लोग हैं, इनके रिश्तेदार हैं, इनके जो खास कुछ समर्थक हैं, उन तक वही इसमें शामिल है। रिश्तेदार किसके? नड्डा साहब के कि राजेंद्र गर्ग के? इसमें दोनों के, जी। ज़्यादा राजेंद्र गर्ग के हैं, लेकिन इक्का दुक्का 2-3 आदमी जो है वो नड्डा साहब के भी हैं। तो भ्रष्टाचार आपका ये कहना है कि भाजपा के दोनों बड़े नेता मिलजुल के कर रहे हैं आप? अब मैं ये नहीं जानता कि उनकी नज़र में नोटिस में है कि नहीं है जी। नड्डा साहब के, लेकिन निश्चित तौर पे राजेंद्र गर्ग जी के नज़र में तो है, क्योंकि हम भी बीच बीच में मीडिया के जरिए उनके सामने लाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। ये तो होना ये चाहिए कि विपक्ष की तरफ से कोई मुद्दा उठाया जाता है या आम जनता की भी कोई इशू जो है सामने लाती है, तो उसके ऊपर कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई करने के बाद दूर उनको क्लीन चिट दी जाती है। हमारे यहाँ पर एक राशन घोटाले में उनका जो डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन का अध्यक्ष है, उसका जो है सामने नाम लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उनको क्लीन चिट देने का काम किया। हमारे यहाँ सहकारी सभा कलोटी है, उसमें 2 इनके नेता 10 साल तक प्रधान हैं, 12 करोड़ लोगों के डूब गए, है ना। 3-4 लोग तो उसके दुख के मारे जो है अपनी जान गंवा चुके हैं, कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हुई। आपके मतलब RTI में लोगों ने सूचनाएं ली हैं, आप एक इनके सत्ताधारी दल के जो पदाधिकारी हैं उनके होटल को जो है एक 7,58,000 की पेमेंट जो है वो अवैध रूप से दी गई, जिस एक्टिविटी के नाम से दी वो वहाँ पे नामात्र हुई, जिसका 2 दिन में इतना बिल नहीं बनता है ना। कई ऐसे काम हुए जो धरातल पे काम नहीं है, RTI में सूचना नहीं, वहाँ पे खर्चा हुआ है ना। तो यहाँ पे ऐसा भी हुआ है कि जो टेंडर तैयार किया जाता है ना, टेंडर की जो आइटम होनी चाहिए वो आइटम टेंडर में नहीं होती, है ना, और उससे हायर रेट उसको देने के लिए वो आइटम दी जाती है। जैसे रोड बनाने का काम है, उसके लिए कटिंग की आइटम लगती है, मिट्टी को काटने के लिए, तो कटिंग की आइटम नहीं ले रहे, उसमें खुदाई की आइटम ले रहे। खुदाई का रेट कटिंग के रेट से 3 गुना 4 गुना रेट है। इस लेवल की मैनिपुलेशन हो रही है। तो ऐसा थोड़ी है कि किसी के नोटिस में नहीं आएगी। उन्होंने तो बड़ा स्मार्टली प्ले किया कि ये भी मिट्टी का कार्य है, वो भी मिट्टी का कार्य है। लेकिन तो सरकारी पैसे का सरेआम लूट है। ठेकेदारी तो काम करके उस पर कुछ परसेंटेज तक प्रॉफिट लेने की बात है, जो लीगलाइज किया हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट उसमें जोड़ते हैं, है ना। लेकिन जो काम हुए नहीं है, ऐसे कई काम है यहाँ पे जो कोई काम धरातल पे आप उसका फिजिकल ऑडिट करेंगे तो उसका निशान भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वो कागजों में काम हुए और लोगों को उसकी पेमेंट हुई। मतलब चार्जशीट जो आएगी उसमें ये सारी चीजें भी वो तो आएंगे। लेकिन सर तब भी एक प्रभाव जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब हैं यहाँ से, तो एक प्रभाव तो रहता होगा कंस्टिट्यूंसी में, फर्क तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी। नहीं, देखिए, मेहनत करना हमारा स्वभाव है, हम बिना मेहनत के कोई चीज़ नहीं चाहते। मैं जब हम पढ़ते थे तब भी खूब मन लगा के मेहनत करते थे, कभी हमने शॉर्टकट तरीका लाइफ में नहीं अपनाया, ना अपनाएंगे। और
नड्डा साहब का एक ज़रूर यहाँ प्रभाव रहता है कि जब चुनाव आते हैं तो वो उनका परिवार जो है यहाँ एक्टिव हो जाता है। उनकी पत्नी भी एक्टिव हो जाती है, उनका बेटा भी एक्टिव हो जाता है। जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाते हैं फिर वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के चले जाते हैं। अब चुनाव आएंगे तो पिछली बार भी यहाँ मतलब जो लेडीज़ को जो है उनकी मनियारी सुहागी बोलते हैं उसको हमारे यहाँ 500 रुपये सुहागियाँ बांटी गई और बांटने वाले नेताजी की पत्नी थी। शराब दुनिया भर का बांटा गया, पैसे दुनिया भर के बांटे गए, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि नड्डा साहब को ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि ये आने वाले मुख्यमंत्री 17 की बात है, 2017 की बात है। यहाँ तक कि जब धूमल साहब को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित भी कर दिया, तब भी एक दुहाई दी गई थी कि 75 साल जो है मोदी जी ने फिक्स किया है रिटायरमेंट का, तो 6 महीने बाद जो है फिर नड्डा जी बनेंगे। तो कहाँ बड़े नड्डा जी साहब आने वाले समय में मोदी साहब की जगह लेने वाले की बात है। नई प्रदेश में मुख्यमंत्री की संभावना भी देखते होंगे आप उनमें? मुख्यमंत्री की संभावना कहाँ देखेंगे, अब तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। अच्छा। मोदी जी को उनसे खतरा है, जयराम जी को तो है। सर 2017 में जब चुनाव हुआ था तो आप जब चुनाव हारे थे तो एक बड़ा कारण ये भी था कि अटकलें थी कि आप बीजेपी में भी जा सकते हैं। तो अब ये भी 22 बहुत है। बड़ा षड्यंत्र था। हाँ, अब 22 है। बहुत बड़ा षड्यंत्र था। हमने कभी भी किसी व्यक्ति से ऐसा नहीं कहा कि हम किसी पार्टी में जा सकते हैं। हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हैं, राजनीति को छोड़ना पसंद करेंगे, पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, कांग्रेस में रहेंगे। कांग्रेस में रहेंगे किसी भी हालत में, है ना। चाहे जीते हारे हम परमानेंटली राजनीति से बाहर हो जाए। अब ऐसा मेरे जैसे व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि हम अपनी विचारधारा को कैसे बदलेंगे, कैसे एडजस्ट होंगे। तो वो 17 का र्यूमर क्या था? वो 17 का नंबर एक षड्यंत्र था। किसका? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का था। नहीं बोला, कांग्रेस के कुछ नेता जा रहे थे, उनके साथ आप भी जा रहे थे? नो, कभी नहीं। हमने किसी नेता से कभी भी अगर किसी ने बात की होगी, हमने फ्लैट नो किया उनको। मतलब हुई थी ना कहीं तो नहीं, अगर किसी ने की भी, जैसे मीडिया के रेफरेंस में मीडिया में कहीं से खबरें चली, हमें पूछा गया तो हमने सीधे तौर पे मना किया कि ऐसा संभव नहीं है। जी। सर अंतिम सवाल, इस बार क्या देख रहे हैं आप? 22 में लड़ाई बहुत बड़ी है, भाजपा की सरकार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं, घुमारवीं के परिदृश्य से खुद के लिए क्या देख रहे हैं? जो माहौल यहाँ पे बना है वो हमारे पक्ष में है, क्योंकि लोग जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, मैं कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चुनाव होने के लगभग 6 महीने बाद जब मैं फील्ड में जाता था, लोग कहते थे कि बहुत गलत हो गया, गलत फैसला हो गया। तो लाइफ में सबसे बड़ी बात होती है कि हम अपने लिए कोई बैड नेम ना कमाएं। मेरे ऊपर आरोप लगाए गए कि इनकी बातचीत ठीक नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। अब वही लोग बोलते हैं कि इनकी बातचीत ठीक है। इलेक्शन के टाइम में कुछ लोगों ने जो है उसको मुद्दा बना दिया। अब ठीक है, मेरी जुबान थोड़ी भारी है ना। अब जो परमात्मा ने बनाई है, मैंने तो बनाई नहीं, जैसे हैं वैसे हैं, है ना। लेकिन एक बात जरूर है कि हम सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, और सच बोलने जो है वो कई बार लोगों को थोड़ा कड़वा लग जाता है। सच तो मैं समझता हूँ हमारा धर्म है, सच तो बोलना चाहिए। हम इसलिए किसी को गुमराह करें कि हमें उसका वोट मिल जाए, तो वो मेरी राजनीति का उद्देश्य नहीं है। हमारा राजनीति का उद्देश्य का बड़ा स्पष्ट है कि हम समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं, और समाज बेहतर तभी बनेगा जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे, झूठ और पाखंड का विरोध करेंगे। अगर आडंबर बनाएंगे, आडंबर आधारित राजनीति होगी, है ना, तो पाखंड का सहारा लेके हम इलेक्शन जीतेंगे तो उसका क्या, तो खोखली जीत होगी। सर एक सवाल और था, अगर भाजपा से प्रेम कुमार धूमल सक्रिय भूमिका में नहीं आते हैं तो क्या आप देखते हैं परिदृश्य हिमाचल में भी और बिलासपुर जिला में और घुमारवीं में, क्योंकि इधर इनका काफ़ी ज़्यादा जो है वो समर्थक हैं इस एरिया में? देखिए, प्रेम कुमार धूमल जी बहुत सुलझे हुए नेता है, और मैं ऐसा समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
मैंने बतौर विधायक जब मैं पहली बार बना था, हमारा बहुत अच्छा अनुभव उनके साथ रहा। हमने कभी भी कोई भी जनता के हित का कोई कार्य उनके सामने अगर लेके गए तो हमेशा उन्होंने जो है सकारात्मक उनका रवैया रहा और उन्होंने कभी हमें निराश नहीं किया। यहाँ तक कि जिस तरह के काम सत्ता पक्ष के विधायक जो है अपने मुख्यमंत्री के पास लेके जाते थे, हमने वो भी लेके गए और उन्होंने हाँ करी। आज हमारी एक सब्जी मंडी यहाँ पे थी, तो मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा था जिसको उन्होंने उसी समय स्वीकार किया। आज अलग बात है कि हमारे मंत्री साहब के खास चेले ने उसको जो है वो हड़पने का काम किया है और 40 साल के लिए लीज पे ले लिया, बिना टेंडर के, बिना उसके रेंट असेसमेंट PWD से कराया हुआ है। लेकिन प्रेम कुमार धूमल जी का मैं देखता हूँ कि वो खुद भी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे, धरातल की सच्चाई को जानते थे, जनता से जुड़े हुए थे और उनके काम करने का तरीका जो था वो बहुत अच्छा था उस हिसाब से और हमें भी कोई दिक्कत नहीं आई, जनता को भी कोई दिक्कत नहीं आई। बाकी और सुजानपुर के लोगों ने क्या फैसला लिया वो उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। नहीं, आप हिमाचल के परिदृश्य से कैसे देखते हैं उनको, उनके सक्रिय होना या नहीं? क्योंकि अगर सक्रिय होंगे तो कुछ और गणित रहेगा। मैं जहाँ तक उनके व्यक्तित्व को समझता हूँ वो मैदान छोड़ने वाले में नहीं हूँ और हारने के बाद पहला वो ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री होंगे जो फील्ड में सक्रिय रहे। छोटी छोटी हम देखते रहते हैं मीडिया के जरिए कि जो छोटे छोटे इवेंट हैं उनमें भी जाते हैं और उन्होंने कभी मुझे नहीं लगता कि क्षेत्र को छोड़ा होगा, वो उनकी खासियत है। बाकी हम कामना करते हैं वो स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और उनका आशीर्वाद जो है वो बना रहे। धन्यवाद सर। तो ये थे चार्जशीट कमेटी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राजेश धर्मानी जी, जिन्होंने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके बेस पर वो यहाँ पर लोगों में आकर वोट की मांग कर सकें भाजपा के लिए। बाकी जो फैसला होगा वो तो जनता करेगी, लेकिन फिलहाल यहीं पर हम विराम लेंगे। लंबी साक्षात्कार इनका आज हुआ है। नमस्कार।